फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्त्रदमस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरीज यानी 1200 चतुष्पदियां लिखी हैं। उनमें से अब मात्र 955 अस्तित्व में है। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों का वर्णन है। गत 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। सेंचुरीज में सन 3797 तक के समय काल की भविष्यवाणियां की गई हैं। फ्रांस के मेस बाबहम ने 4 मई 1555 को फ्रांसीसी भाषा में नास्त्रदमस की पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक की प्रकाशन पूर्व इतनी ख्याति हो चुकी थी कि प्रकाशन दिनांक को लंबी कतारें उसके खरीदारों की लगी थी और पुस्तक का प्रथम संस्करण एक ही दिन में समाप्त हो गया था। नास्त्रदमस ने अपनी सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा था, जो कुछ मैं कह रहा हूँ आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जो प्रभु इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाए। मैंने यह दैवी प्रेरणा से प्राप्त किया है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है। जैसा कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान एवं समय को गुप्त रखकर प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है। ईयर 1566 में नास्त्रदमस की मृत्यु हुई थी। आइए आज मैं आपको नास्त्रदमस द्वारा भारत के संबंध में की गई 10 भविष्यवाणियों को बताती हूँ, जिसमें से कुछ घटित हो चुकी है और कुछ घटित होने वाली है। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी। उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई, उस समय उनकी आयु 67 वर्ष की थी। राजाज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश की सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देना। कोयले से काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 7 वर्ष पश्चात सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई। हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। उसके इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली आतंकित हो गई। इसके बाद कमजोर दल सत्ता पा गया। बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए। चंद्रशेखर ने दबावों के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ न देते तो क्या करते। लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। यदि हम महान बाढ़ की बात करें तो कश्मीर में और दूसरा केदारनाथ में बाढ़ आई थी। उसके बाद देश की परिस्थिति बदलती गई। नई सरकार में नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौती बढ़ गई। हालांकि पहले मुखिया को बनाने वाले का घर भंग हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। इसलिए यह भविष्यवाणी
चंद्रशेखर पर ही फिट बैठती है। एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है। दूसरा हिस्सा व्याख्याकार के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मन में जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आजाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का निर्माण भी किया था और एक युद्ध में भी भाग लिया था। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से 18 मार्च 1944 की कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण एक भीषण लड़ाई में भारतीयों और जापानियों की मिलीजुली सेना हार गई और उसे पीछे हटना पड़ा। इसी सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया था। एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। बर्बर आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया है। तीन ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तीन ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित करता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है। कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित? 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहाँ 5 नदियां बहती हों। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। ये 5 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से होगा महान राजनेता? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का इस क्षेत्र से ताल्लुक है। सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। ए तथा ए से घायल 2 लोग।
चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नास्ट्राडामस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उक्त भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम श से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायरन नाम जरूर अजीब है। नास्ट्राडामस ने अंग्रेजी में CHEYREN लिखा है। इस दौरान एलिस नाम से एक और व्यक्ति होगा जिसकी बर्बरता के बारे में लिखा गया है। उसका हाथ अंततः खूनी एलिस तक पहुंच जाएगा। समुद्री रास्ते से भागने में भी नाकाम रहेगा। 2 नदियों के बीच सेना उसे घेर लेगी। उसके किए की सजा क्रुद्ध काला उसे देगा। पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अपनी सनक में वह अनुचित कार्य भी करेगा। जनता को करों से आजाद कराएगा। पैगंबर तो एक ही है, मोहम्मद। उनके कुल का नाम हाशमी था। हाशमी के अंतिम अक्षर के पहले श यानी जिस नेता के प्रादुर्भाव की बात कही जा रही है उसका नाम श से शुरू होना चाहिए। यदि हम कुल का नाम ना माने तो मोहम्मद के अंतिम अक्षर के नाम के पहले म आता है। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होती है। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष ही हो सकती है, जहां जीवन पनपना असंभव होगा। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्कालीन ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता। धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि वह नेता चीन से हो सकता है, क्योंकि नास्ट्राडामस ने स्पष्ट किया है कि वह नेता न तो क्रिश्चियन, न मुसलमान और न ज्यू होगा। एशिया का वह महान नेता शांति दूत होगा। कुछ लोग उक्त भविष्यवाणी को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे और हो सकता है कि बाद में सभी उनसे डरें। लेकिन शायरन और नरेंद्र शब्द में बहुत फर्क है, इसीलिए यह स्पष्ट कहना कि वह भविष्यवाणी मोदी से संबंधित है सही नहीं होगा।
नूर बरज़ेन के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया में जब पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के पास गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सीमा में घुसपैठ कर गंगा नदी के मुहाने तक पहुंच जाएं। तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में नास्ट्रादामस लिखते हैं, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी के बीच संघर्ष होगा। चीन का धर्म और वहां की सरकार अनीश्वरवादी ही है। हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से घनिष्ठता बढ़ाकर भारत की घेराबंदी करना इस बात की सूचना है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। एक सेनापति उत्सुकतावश पीछे भागती दुश्मन सेना की फौज का पीछा करेगा। वह उसके बचाव चक्र को भेदता हुआ अंत उन्हें रोक देगा। वे पैदल भागेंगे मगर उनसे अधिक दूर नहीं होगा। वह अंतिम जंग गंगा के किनारे होगी। गंगेज नाम से फ्रांस का एक कस्बा भी है, लेकिन किनारे शब्द का इस्तेमाल तो किसी नदी के लिए ही होता है, इसलिए व्याख्याकार इसे भारत के संदर्भ में लिखी गई भविष्यवाणी मानते हैं। भारत, फ्रांस, जॉर्डन आजाद कराए जाएंगे। निर्दयी शक्तियों का सुदूर पूर्व में विनाश होगा। गंगा, जॉर्डन, फ्रांस और स्पेन को हड़पने वाला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। समुद्र में खून और लाशें तैरती दिखेंगी। यहाँ सवाल यह है कि भारत जैसे समर्थ देश के तृतीय विश्व युद्ध में कमजोर होने की संभावना किस तरह है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहले राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी और दूसरा आंतरिक कारण और आपसी फूट में उलझे रहने वाले कारणों में उलझे रहने वाले भारत का अपनी सीमा की ओर कभी ध्यान नहीं दे पाना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।